आए हाँ ठाकुर BR चिप जी ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਰਤਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕੀ ਪੜਾਅ ਦੇਖੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਨੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ और किस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी स्टार्ट करके अज इस मुकाम पर हासिल होए ने। और मैं तुहानू दर्शकों को यह भी दसना चाहता हाँ कि ये जिहड़े BR चिप जी ये ऑनरी सूबेदार मेजर आर्मी के बहुत ही अच्छे पद तो इन्हों सेवावां देने तो बाद ये सेवानिवृत्त होए हैं और अज सेवानिवृत्त होने तो बाद ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ने हजे भी और इन्होंने अपनी लाइफ के सारे पड़ाव देखे। अज असीं इन्हां दे तो जानने की कोशिश करांगे, इन्हां दी धर्म पत्नी जी नाल भी गल करांगे कि इन्हां दी लाइफ का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा और अगे इन्हां दे की इन्हां दे एक्सपीरियंसिस रहे ने लाइफ विच, इन्हां ने की उतार चढ़ाव देखे है। तो मैं हुण तुहाडे सामने मुखातब करांगा ठाकुर BR चिप। हाँ जी सर, दसो अपने बारे, तुसीं कित्थे तुहाडा जन्म होया, की नाम तुहाडा है ते किस तरह की जर्नी रही है तुहाडी? देखो जी 1947 च जन्म साडा, 48 च 20/12/1948 पिंड शेखपुर सरिया इन पाकिस्तान। रात के 12 बजे का साडा जन्म है तो ना साडा रखा गया भुल्ला राम। साडी भूआ ने रखा कि भुल्ला राम से कि वो कोई उनके गांव में कोई होगा जिसके 7 लड़के थे तो इधर उल्टा हो गया मेरा नाम। अच्छा, उल्टा रख दिया। अच्छा ठीक है। और नाम तो उन्होंने सोचा कुछ प्रोग्रेस के लिए, लेकिन होता वही है जो मंजूर है खुदा होता है। अच्छा, उधर से पैदा हो गए। अभी उधर पढ़ते ही थे, पहली जमात में। लुठोड़ी पिंड था पाकिस्तान में। उधर से फिर 1947 की बहान में यूँ चले तो सीधा पहुंच गए मतलब रियासत में, जम्मू के पास। उधर कुछ दिन ठहरे, मामा हमारे ननिहाल था उसमें, उनके घर में कुछ दिन ठहरे। फिर उनके साथ ही जब बिल्कुल ही भाजड़ पै गई, मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया, तो ज्यों चले तो फिर रात काटी हमने खनूर टप के दीवाना में। दीवाना से चले जम्मू, जम्मू से फिर गाड़ियों में बैठे तो पहुँचे पठानकोट। पठानकोट से चले पैदल तो इधर ब्यास को क्रॉस करते हुए पिंड सिंगोवाल में पहुँच गए। सिंगोवाल में फिर हमारे मामे भी और हम सब इकट्ठे थे। कुछ साल के बाद फिर मामे तो चले गए अपना बलाचौर साइड में, उनकी ज़मीनें इधर सतलुज के किनारे पड़ गई, वो अपने शिफ्ट कर गए। हम रहे सिंगवाल में। फिर 1949 में के कितने में हमें इधर सिंगवाल पहली स्कूल में पढ़ने पड़ गए नंगल बेहाला। उधर हमने मैट्रिक की तो उसके बाद 30 जनवरी 1960 में हम भर्ती हो गए फौज में। ओके। फौज में 28 साल करने, काफ़ी ऊंच नीच देखा, सब कुछ हुआ। 1962 में हमारी शादी हो गई श्रीमती रत्नो देवी से। फिर हमारी ज़िंदगी, हम चले गए लेह लद्दाख 1962 की लड़ाई में, चाइना के लेह लद्दाख में। उधर 3-4 साल बीतने के बाद फिर लखनऊ में आए। उसके साथ फैमिली के साथ तो बहुत कम फौज में हम रहे, इनको ले जा नहीं सके कहीं भी साथ। उसके बाद काफ़ी एरिया घूमते घामते फौज में 28 साल पूरा करते हुए रिटायर हो गए 1948 में जनवरी में। ओके, 88 में। हाँ, एज ए सूबेदार। ऑनरी मिली सूबेदार मेजर, जिसका कोई फायदा तो था नहीं। हाँ पर जी, चलो लेकिन एक रिगार्ड मिल गया। तो आपने जैसे फौज की नौकरी में आपने कहाँ आप जो थोड़ा मोटा मोटा बताइए कि आपने कौन कौन से एरिया में सर्व किया और कौन सी रेजिमेंट में आप थे? पहली 1900 मतलब पोस्टिंग साड़ी 19 डिव श्रीनगर। ओके, तो बदामी बाद। ओके, उससे शिफ्ट हुए बारामूला।
फिर बाढ़ की लड़ाई लग गई चाइना के साथ, उधर से वॉलंटियर किया तो हम उनके 163 ब्रिगेड में शिफ्ट हो गए सीधे ले में हमारी ज़िंदगी काफ़ी कष्ट में गुजरी उधर। ओके। बर्फ है। उधर से फिर आगे सेंट्रल कमांड लखनऊ से फिर कई बार नागालैंड में गए, फिर 71 की लड़ाई जो है सर, नागालैंड 71 की लड़ाई के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि 71 की लड़ाई में आपका क्या रोल रहा और उस टाइम पे 71 कैसी सिचुएशन थी, मैं लोग उस किस तरह समय- से सरवाइव कर रहे थे? उस समय मैं एज ए हवलदार था, तो मैं सुपरिटेंडेंट सिग्नल सेंटर का सीनियर मेंबर था। हमारा काम था सिर्फ कम्युनिकेशन, और कोई रोल लड़ाई में तो हम जाना नहीं था। उनके लड़ाई वालों को कोई सहायता ही जो करनी है वो कम्युनिकेशन के थ्रू। वो फिर हमें मिला था एरिया सिलेट एरिया पर, इधर बांग्लादेश में। उसके बाद उधर से जब उनको शिक्षा को जीत लिया तो फिर हम आ गए 8 माउंटेन डेव अपना जुखामा से फिर हमारी पोस्टिंग हो गई बरेली में। ओके। बरेली से फिर चले गए हम इधर अपना सिलीगुड़ी साइड में, उधर से फिर शिफ्ट हुए बरेली से फिर हमारा जो रैंक हुआ था, फिर करते करते हम लोग इधर अभी 3-4 यूनिटों में फिर एनसीसी मिल गया। फिर चले गए, पहले चले जेसीओ बने 1978 में, तो फिर चले गए हम शिलोंग 11 वाले, उधर से फिर एनसीसी 6 बटालियन गर्ल बटालियन मोगा में 4 साल बीतने के बाद फिर हम 2 कोर इंजीनियर रेजिमेंट चंडीगढ़, उसमें उधर से ही रिटायर 88 में हम होकर घर। ओके। तो फौज का एक्सपीरियंस आपका काफी टफ रहा, तो आप 1-2 लाइन में बताइए कि जैसे फौज के अंदर आपको क्या क्या मतलब सीखने को मिला और क्या आपने उसके अंदर किस तरह से लाइफ को उसको देखते हो कि आर्मी की जो लाइफ है वो किस तरह उसको बताना चाहेंगे कि क्या इसमें है? बड़ी ऐश की जिंदगी बसर की है, चाहे फौज में है चाहे सिविल में है। हमें कोई जो तकलीफ महसूस हुई ही नहीं। ठीक है सर, अब हम पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप 47 का दौर आपने देखा, उसके बाद में लोगों के हालात देखे आपने, कैसे रहन सहन था, किस तरह से लोग सरवाइव करते थे, और अब उसमें आपको चेंजेस क्या क्या आए, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि आपने लाइफ में क्या क्या आपने चेंजेस देखे? देखो जी, पैदल से चलते हम साइकिल तक पहुंचे। जी। साइकिल से तो दुनिया मोटरसाइकिल और स्कूटर में पहुंचे, फिर हम अभी तक भी साइकिल में ही रहे। हमने अपनी ज़िंदगी में कसम पाली कि हमने कोई ऐसा वाहन नहीं खरीदना कि जिस पर वो अपने इजी चले। हम पैदल चलना चले और लास्ट तक पैदल ही रहे। ओके। तो सर, अभी जो आजकल की जनरेशन देख रहे हैं कि यंग एज में लोगों को बीमारियां लग रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत ही मेजर बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि जैसा आपकी अभी हेल्थ है, आपने इतना अच्छा लाइफ स्पेंड किया है बिल्कुल, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को कि किस तरह से अपना लाइफस्टाइल रखें कि वो एक बढ़िया और फिटनेस भरी जिंदगी अपनी व्यतीत कर सकें? देखो जी, सिंपल खाए, सिंपल पहने और सिंपल ज़िंदगी बसर करे, और कोशिश करे कि कोई इतना इजी ना बैठे। पैदल चलने की कोशिश करे, सैर करे, वर्जिश करे, खाए पिए और अपनी ज़िंदगी को आरामदेह व्यतीत करे। किसी की ओर देखकर अपने आप को ना अप डाउन करे, अपनी ज़िंदगी जियो, किसी को मत देखो दुनिया बड़ी खुशहाली में है अभी कि हर एक के पास चंगी सुविधा है, पर उसका नजायज़ फ़ायदा ना उठाते हुए अपने आप भी कुछ ना कुछ करते रहो ताकि आपकी ज़िंदगी
ठीक व्यतीत हो और उम्र आपकी। जी जी जी। तो एक जैसे आप अभी सीनियर सिटीजनशिप में पहुंच चुके हो, एक बुजुर्ग की हैसियत से आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ही मायने रखता है। तो आजकल की जो युवा पीढ़ी आपने देख रहे हैं कि आजकल समाज के अंदर बहुत डिप्रेशन आ गया है, लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं और कोई भी काम कॉन्स्टेंटली नहीं करते हैं रेगुलरली। तो जैसे उनको मंजिल नहीं मिलती तो वो हताश होकर बहुत ही वो गिव अप कर देते हैं। तो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो जिनके रिलेशंस खराब हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए या डिप्रेशन को छोड़ के आगे सक्सेस हासिल करने के लिए क्या क्या वो नीतियां अपनाएं जिसमें उनको फायदा हो? देखो जी, अब कल के बच्चों के दिमाग बहुत हैं, वो किसी की सुनते तो है नहीं, बच्चे करते हैं अपनी मर्जी से काम। जी बच्चों को वैसे माँ बाप की आज्ञा में रहना चाहिए जी अगर तरक्की करनी है तो। नहीं तो बच्चा अपनी मर्जी से चलेगा तो ज़िंदगी में ऐसे ही बेकार रहेगा। कहीं बाहर की तरफ ही दौड़ते हैं, अपने इंडिया में कोशिश ही नहीं करते कि जो अपने देश को ऊपर उठाएं, दूसरे देश में जाकर कमाई करते हैं। इनको चाहिए कि अपने मुल्क में रहें, अपने इधर ही सर्विस करें और थोड़ी खा लें, लेकिन बोधी की तरफ दौड़े ना। मिलना तो आपका मुकद्दर है, जो मर्जी कहीं भी चले जाओ, मुकद्दर में जो मारा इन्हें लिख दिया तो परमात्मा वो ही मिलना है, चाहे जितना मर्जी आप मिल करो। इसलिए अपने उस पर भगवान पर भरोसा करते हुए अपनी ज़िंदगी और अपने बाल बच्चों को संभालते हुए चलते हैं। तो अंत में मैं एक बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन और सर से एक लेना चाहूँगा उसका आंसर, कि आमतौर पे क्या देखा जाता है कि जो भी आदमी कोई काम शुरू करता है या कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई अपना टारगेट सेट करता है, तो वो शुरू में हर चीज़ डिफ़िकल्ट होती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जैसा कि आपको पता है। तो उसमें कई लोग घबरा जाते हैं, उसको छोड़ के कोई दूसरी चीज़ शुरू कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो जैसा कि सर ने जो अपनी लाइफ स्पेंड अपना स्पेंड किया, हर चीज़ में इन्होंने सक्सेस हासिल की है, कभी भी इन्होंने गिव अप नहीं किया, कभी भी किसी मुश्किल मुसीबत में ये घबराए नहीं है, जहाँ तक कि मेरा मानना है। तो मैं जैसे कि इनको देख रहा हूँ इनकी लाइफ, तो उसी हिसाब से मैं इनसे ये एक अभी हमारी जो युवा पीढ़ी है या हमारी जो नई जनरेशन है जो कि जल्दी गिव अप कर देती है, कोई भी काम को वो कंटिन्यूसली या डेडिकेशन से नहीं करती है, दे ट्राई लॉट मैनी थिंग्स इन वन टाइम। तो उनके लिए मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि मतलब जो इंसान अगर अपने किसी गोल को अचीव करना चाहे, तो अगर उसको सक्सेस बीच में नहीं भी मिलती तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए या बार बार उसके लिए बढ़िया तैयारी करके उस पर फिर आकर के उस चीज़ को हासिल करना चाहिए? उसके लिए मैं इनसे जानना चाहूँगा कि वो इंसान को क्या करना चाहिए, उस स्टूडेंट को किस तरह से वो अपना टारगेट अचीव करे कि वो उस चीज़ को इनके तरीके से करे। देखो जी, आजकल बच्चे पहले ही बहुत बुद्धिमान हैं कि किसी की सलाह तो पूछते नहीं, अपने आप जो है। आजकल बच्चा जो है किसी भी बुज़ुर्ग से कोई सलाह नहीं मांगता, क्योंकि बुज़ुर्ग उतने लायक है ही नहीं, उतने दिमागी नहीं कि उनको समझा सकें। आज का बच्चा दिमागी बहुत आगे है और ये अपनी तरक्की खुद करना चाहता है। जैसे हाँ जी। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का क्वेश्चन ये था कि कई लोग जैसे घबरा जाते हैं, जैसे आपने